possible ways in which the country may react in view of any statement or action। ठीक है ना, तो उसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो कंट्री रिएक्ट करेगा, या तो डील करेगा या नहीं करेगा, और वैसे ही स्टेटमेंट या एक्शन देगा। This is because foreign policy is always vis-a-vis other countries, and we have to work with very specialized agency and factors। तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है डिफरेंट कंट्रीज की, वो कंपेरेबल कैसी होती है अदर कंट्रीज से, कि हम जो हमारी एजेंसी रहेगी वो कितनी होती है, स्पेशलाइज होनी चाहिए उसके लिए। इसके लिए होनी चाहिए स्पेशलाइज फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, और उसमें फैक्टर एंड कैरी आउट a strenuous analysis of the circumstances which might unfold in a given situation and by given reaction। तो strenuous का मतलब है वेरी हार्ड, मतलब जो एनालिसिस करना पड़ेगा वो बहुत ही हार्ड करना पड़ेगा ना, जब क्योंकि सर अगर मैं एक महीने बाद डील कर रहा हूँ, आज डील कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को तो कई करोड़ों का लॉस हो सकता है, बिलियन का लॉस हो सकता है, और पे किसमें करना है, डॉलर में, समझ रहे हो? तो मतलब बहुत ही तगड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है, कोई सिंपल एनालिसिस नहीं, ताकि हर सर्कमस्टेंसेस में, सारी सिचुएशन में हमको, अगर ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो ऐसा, है ना, अगर वो एक महीने में डबल भी हो जाता है ना, तो भी हमको क्या करना है वो भी सोचना है। मतलब हमको एक दूसरी कंट्री ढूंढ के रखना पड़ेगा, गरीब वाली जो हमको पहले दे दे, उससे बात करके रखना पड़ेगा, सब तरफ से बात करना पड़ेगा, और जब रेट कम होंगे जहां पे, वहां से उठा लेना पड़ेगा। तो जैसा रिएक्शन होगा वैसा ही हमारा काम होगा। In view of the aforesaid challenge, we have a very specialized setup which provides the decision makers with specialized information so as to ensure that a given situation pans out in the manner which caters to our national interest, and in such case scenario cannot be ensured damage caused by it। तो ये वही बोल रहा है कि जो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में क्या स्पेशल डिप्लोमेट्स है, कौन है वो स्पेशल डिप्लोमेट्स, है ना, आईएएस नहीं, आईएफएस वाले। आईएएस वाले तो यहाँ पे डिसीजन लेगा, आईएफएस वाले वहाँ लेंगे, ठीक है ना, और भी डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो ये लोग क्या है, पॉलिसी बनाएंगे। तो इतनी हार्ड पॉलिसी बनाने के बाद में जो है ना, मतलब अगर हमको डैमेज फ्यूचर में होने ही वाला होगा, तो उसको मिनिमाइज कैसे करना है वो भी आज ही सोचना है। तो भाई डबल कीमत होने वाली है, तो भी हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, तो हमारा नुकसान तो होने वाला है। कभी कभी होता है कि नुकसान न चाहते हुए करना पड़ता है रिलेशनशिप के कारण, करते हैं ना, हमारा कोई दोस्त है, हमको मालूम है धोखा देगा ही, लेकिन हमको क्या लगता है हमारा दोस्त है यार, थोड़ा सा नुकसान कर ले हमारा नुकसान, ठीक है, लेकिन भाई आप उसका तो फायदा होगा, तो वैसा है। तो हमारा जो नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमको उसको कैसे कैसे कम कर सके, कितना हम कम कर सकते हैं उसके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, भले ही आज हमारा नुकसान होगा उससे, लेकिन फ्यूचर में क्या पता हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा उससे, और वो ही नुकसान हमको सामने जाके क्या देगा, प्रॉफिट देगा। वो बोलेगा यार मैं एल्यूमिनियम बेच रहा हूँ, तो भाई तेरे को नहीं क्या कम कीमत में दूंगा मैं, तो तूने मेरी साथ की। तो ये सिचुएशन कहाँ देखने में पता है, कोरोना में मेडिसिन हमने दी ना, बोले पैसे का लेन देन बाद में देखेंगे, पहले तुम लिए लो, अपनी जनता को ये वैक्सीन लगाओ ताकि लोग बचे, ठीक है ना। तो इसका बहुत बेनिफिट मिला है भारत को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सुना है कभी, क्या होता है, जो भारत के बाहर के जो भी डिसीजन लेना है उसमें इन्वॉल्व रहती है। MEA is headed by the Minister of External Affairs, who is a political appointee। हाँ, एस जयशंकर, तो ये देखो क्या बोल रहे, पॉलिटिकल अपॉइंटी, मतलब पॉलिटिक्स से ही चुन के जाएगा वहां पे, जो उसका मिनिस्टर होगा वो पॉलिटिकल, वो देखो जो राजदूत है वो कौन रहता है, वो आप लोग रहेंगे, है ना, लेकिन जो मिनिस्टर रहेगा वो पॉलिटिकली चुन के जाएगा, अपॉइंट मे और मे नॉट बी एक्सपर्ट इन द फॉरेन अफेयर। सही बोल रहा है भाई, वो जो मिनिस्टर है वो जरूरी नहीं, वो समझ लो वो किसी समझ लो वो एक टेक्सटाइल इंजीनियर रहा हो, तो उसको ज्ञान किसका रहेगा, केमिकल नहीं सर, ये कपड़े का, टेक्सटाइल बोला मैंने, टेक्सटाइल इंजीनियर। तो वो तो कोई, वो क्या बोल रहा है, एक्सपर्ट तो नहीं होगा ना कोई एक्सटर्नल अफेयर में डीलिंग करने में, बात करने में, तो वो बता रहा एट द सेक्रेटरीट लेवल, मतलब कौन सा लेवल,
तुम्हारा ही लेवल है। सेक्रेटरी कौन बनता है सर? ये तो बनते हैं, ये लोग तो बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर आ गया मतलब पॉलिटिकल, मिनिस्टर आ गया मतलब नापास, नापास घोड़ा, स्कूल नहीं गया हुआ, ऐसे ही लोग पॉलिटिशियन मतलब सर ज्यादातर। हाँ, क्या तो वही तो बता रहा हूँ मैं, वही तो। आपने बोला अभी कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है ना मैम, मिनिस्टर बोला था, कैबिनेट मिनिस्टर बोला था। Secretary level, the ministry is manned by the members of the Indian foreign, आ गया, आया क्या? There are a number of divisions dealing with a group of countries. देखो डिविजन मतलब उसमें बहुत सारी डिवीजन रहती है कि तुम ये संभालना, तुम वो संभालना, तुम फाइनेंशियल देखना, तुम ये देखना। डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज बिलोंगिंग टू अ लिमिटेड रीजन। देखो कौन सी कंट्री डीलिंग कर रहे हैं जो लिमिटेड रीजन हो, जैसे कौन से, कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज, गल्फ और ईस्ट। तो ये जो है ना ये बहुत मेन है, इनसे ये बहुत मेन है ना कंट्रीज वर्ल्ड में डीलिंग करने में, ठीक है। गरीब वाला नीचे वाला अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली और अर्जेंटीना, और कौन सा सर, और कौन सा बच गया सर? अमेजोन भी वही है, अमेजोन, और सर, हाँ वो उधर ही है, लैटिन अमेरिका में ही है। और क्यूबा, मैक्सिको, कहाँ लैटिन अमेरिका में था सर? सर 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 एक बात बता रहा हूँ, अभिमन्यु पता है अभिमन्यु? हाँ? ये वाला अभिमन्यु, हाँ उसकी बीवी मैक्सिको में थी बोलते हैं। और उसके यहाँ पे से नाग था, नाग मतलब नाग, नाग वाली जाति थी वो, अरे नाग वाली जाति से संबंधित थी, उनको मानना था कि हम नाग से इवॉल्व हुए इंसान में। उसकी बीवी कहाँ की थी? हाँ, समझ रहे हो? आईएफएस तो सर वो तो रशिया में है वो तो। तुम्हें इसने रिलेशनशिप बताया उसकी बीवी का ताकि आप समझो कितने दूर से आई थी। नहीं नहीं, जो पेंजिया था ना, कहते हैं कि जो रामायण के टाइम में भारत से लोग नहीं क्या पैदल नहीं क्या अमेरिका चले जाते थे। पेंजिया क्योंकि जुड़ा हुआ था ना, इसलिए पैदल चले जाते थे। पहले के लोग बहुत पैदल चलते थे, पैदल चलते थे, रुकते थे, रेस्ट करते थे, वहीं खाना भी उस टाइप लोग थे ना, वहीं टेंट लगा के वहीं खा रहे हैं, वहीं जानवर मिल गया उसको काट के खा रहे हैं, तो वैसे सर्वाइव कर लेते थे। The IFS officials are sent abroad as ambassadors in different foreign capitals। सही है, आईएफएस जो है उनको क्या है एम्बेसडर के रूप में फॉरेन में भेजा जाता है ना, एम्बेसडर। और कहाँ भेजा जाता है? फॉरेन कैपिटल्स, मतलब कि जो प्रमुख जगह या फिर राजधानी, राजधानी में भेजा जाता है। Besides other functions, embassies acts as official center coordination, collecting information or development of foreign country। मतलब उस कंट्री की अगर हमको जानकारी निकालनी है, ठीक है ना, तो यही काम आते हैं। और ऑफिशियल सेंटर्स में अगर कोऑर्डिनेशन करना है, समझ लो आप किसी कंट्री में गए, आप वहाँ पे आपका पासपोर्ट सब कुछ चोरी हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? इंडियन एम्बेसी जाओगे और उसको बोलोगे यार मैं फंस गया होगा, तो आपका पूरा टिकट विकेट सब करके दे देगा वो, घर तक के लिए आगे पूरी हेल्प करेगा, मतलब समझ रहे हो। और अगर हमको उस देश में अपने कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि हाँ जैसे देखो आप खो गए उस देश में, तो यहाँ में जो मैं रिश्तेदार बैठा हूँ इंडिया में, मैं कॉल करूंगा वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है ना, उस कंट्री की, और फिर वो आपको ढूंढेंगे, आपको सर्च करेंगे, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हाँ तो आप पर्टिकुलर देश में भी जा सकते हो और उसमें सब में भी जा सकते हो। हर देश में है ना अपनी एम्बेसी, जर्मनी में है, अपना फ्रांस में है, ब्रिटेन में, हर देश में, हर देश में। एक ऑफिस ही तो रहता है और क्या रहता है। In addition to the information collected by the embassies openly by the diplomatic personnel, ठीक है ना, तो ये जो डिप्लोमेटिक पर्सनल मतलब आप लोग जो वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है।
states also depend on the vital information collected secretly by the representative of the state. तो कुछ सीक्रेट ऑपरेशन चलाते हैं। सीक्रेट ऑपरेशन कौन चलाता है? ये एम्बेसडर का जो ऑफिस है उनके थ्रू रॉ चलाती है, लेकिन उनके थ्रू चलाती है तो उनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे एज अ डबल एजेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे देश। सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना। अरे प्लीज गिव मी इंटेलिजेंस इनपुट, बोलते हैं ना मुझे इंटेलिजेंस इनपुट। वो एक फिल्म देखी इसकी हॉलीडे, अक्षय कुमार की, उसमें वो क्या रहता है पता है? वो बोलता है मैं आर्मी में तो हूँ लेकिन मैं इंटेलिजेंस विभाग में हूँ। मतलब मेरा काम क्या है कि खुफिया जो जानकारी उसको पता करना। तो वो आर्मी में रहता है लेकिन फौजी नहीं रहता है, वो क्या रहता है? इंटेलिजेंस विभाग में रहता है स्पेशल। तो ये है इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसलिए जब वो स्टेट में आता है ना तो देखता है कहाँ पे क्या है कैसे, मतलब पूरा रिसर्च करने लगता है एक तरह से, ठीक है। इंटेलिजेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग, है ना। कोई पॉलिसी हमको बनानी है तो इंटेलिजेंस मेन चीज है। पता चल रहा है वो देश हमारे खिलाफ में, जैसे टर्की है वो हमारे खिलाफ में, तो अभी देखो बहुत सारे नहीं क्या, अब जैसे हम स्कॉर्पियन वो बना रहे सबमरीन, फिर से नहीं मिला। अरे डालो ना, मैं अभी अगर डालूंगा ना स्कॉर्पियन सबमरीन टर्की पार्ट्स, अरे मैं देता हूँ पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ डाल दूँ ना, उनको अच्छा देखो अभी यहाँ शर्त लगाते हैं कि अगर मैंने डाला मेरे को मिल जाएगा ना। हाँ बोलो मेरे लिए तो हाँ बोलो, मिल जाएगा ना, बस खत्म। ऐसा पॉलिसी मेकिंग हम नहीं देश को रख के बनाएंगे, ठीक है ना। टू गैदर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए गैदर करने के, देयर इज अ स्पेशल एजेंसी आ गई है ना, रॉ आ गई रॉ। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर रहेगी, ठीक है ना। ये समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो सर्च करना हर एक वर्ड, ठीक। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी थी? वो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हमारी क्या है? सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग, यस नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। India's foreign policy is often alleged to the suffering from two elements, ठीक है ना। हमारे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नहीं कि दो समस्याएं है जिससे वो बीमार है। क्या है? बीमार, एलिमेंट ऑफ द बीमार। वन इट इज एड हॉक एंड सेकंड, एड हॉक का मतलब अनौपचारिक। अनौपचारिक समझ रहे हो? मतलब क्या होता है? एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब बताओ? अनौपचारिक मीनिंग तो, अनौपचारिक का मीनिंग क्या हिंदी में देंगे एग्जाम यार? अनौपचारिक का मतलब जो लीगल नहीं है, इलीगली गवर्नमेंट के, जैसे मेरे को जो कुछ पॉलिसी डालनी है, मुझे किसी गरीबों को पैसा बांटना है, लुंगी बांटनी है, तो भी बांटना है तो मेरे पेपर में लिखा रहेगा मैंने कितने लोगों को दिया, कितना सैंक्शन मनी किया उसके लिए, कितने पीसेस खरीदे, सब लिख रहेगा ना इस पे। तो ये है ना, इसमें नहीं रहेगा, इसमें पैसे का कोई हिसाब नहीं रहेगा। फिल्म अभी वेब सीरीज आई थी स्पेशल ऑप्स, वेब सीरीज आई थी स्पेशल ऑप्स, उसमें दिखाया कैसे रॉ काम करता है। वो नहीं का भीख मांग रहा रहता है, लिटरली भीख मांगता है वो। के मेनन नाम है वो हीरो का, के मेनन पता है ना हीरो? के मेनन हीरो नहीं है लेकिन हीरो जैसा ही है। तो वो नहीं का भीख मांगता है लिटरली गवर्नमेंट को, बोलता है यार 25,000 का एग्जाम कर दो, 50,000 का, 50,000 का ऑपरेशन करने के लिए, खुफिया ऑपरेशन करने के लिए 25,000 50,000 ऐसी भीख मांग रहा है, बताओ क्या करेगा? ठीक है, अरे सैंक्शन कर दो सर, तो हिसाब सर इसका थोड़ी ना कोई हिसाब देते सर, है इसका हिसाब देंगे? अभी वहां पे फॉरेन में नहीं क्या, वो एकदम से वहाँ कोई आतंकवादी संगठन मिल गया है, ठीक है ना, तो वो बोल रहा मैं तेरी मदद कर दूंगा बॉम्ब बनाने में, लेकिन बॉम्ब बनाने के इतने पैसे लगेंगे, भाई उसका हिसाब देगा क्या वो बॉम्ब का? इस सिचुएशन में मतलब डू एंड डाई वाली है, ठीक है ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। हाँ नहीं तो वो बोलेगा देख मैं तेरे को नहीं क्या, या फिर उसको पकड़ लिया और उसके पास क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है किसके, इंडियन वाले के पास में, तो उसने बोल दिया चल अब भी नहीं क्या 2 मिलियन रुपए निकाल, तेरे को छोड़ देता हूँ। वो जैसे अगर 2 मिलियन दे देंगे वो छोड़ देगा, तो एक पता चला 5 बिलियन की इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है तो इट इज वर्थ, है ना।
तो फिर वो बोलता है भाई यार 20 लाख का इंतजाम कर। ये जो कैबिनेट में सेक्रेटरी है ना, जो सबसे हेड है रॉ का, वो बोल रहा है भीख मांग रहा है गवर्नमेंट वाले से यार। ऐसी हालत है, क्या करें। तो आप देखना, अगर स्पेशल ऑप्स नहीं का देखोगे ना, बहुत बढ़िया वेब सीरीज, स्पेशल ऑप्स नाम। ठीक है, एडो का मतलब समझ गया। सेकेंडली, इट लैक्स इफेक्टिव पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जो भी पॉलिसी आप बना रहे हो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, एकजुट नहीं है, एकजुट सही से नहीं है। टू काउंटर दिस एलिमेंट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैव ऑलवेज सजेस्टेड सेटिंग अप द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो जितने जो रिटायर्ड हो गए या जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है ना, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया जाए, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। The need of a coordinating and collective body was hitherto deemed to be fulfilled by the CCPA Cabinet Committee on Political Affairs। तो ये ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना, ऐसे वाले खतरनाक वाले, तो जरूरी नहीं आपको ये यूज करना। उसका जो आप मीनिंग निकालोगे ना डिक्शनरी से, वो मीनिंग भी आप लिख सकते हो। ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम, ठीक है ना। पढ़ते नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग लगता मैंने भी नहीं लिखा, तो आप देख लेना इसका मीनिंग क्या है। लेकिन इसका सेंटेंस का मीनिंग बताता हूँ, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। हाँ, तो जो इस जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बॉडी है, उसमें अगर आपको एकजुट काम करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, तो और कलेक्टिव बॉडी मतलब सबका साथ लेना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से यूज लेना है, तो उसकी कमेटी कौन सी है, सीसीपीए। ठीक है ना, इस ये जो है ना, ये उसको हेल्प करता है करने में ये सब काम। क्या नाम है उसका पूरा, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सही है। However, it has been observed that since it is a political body, अब ये जो बॉडी है सीसीपी है, ये ब्यूरोक्रेट्स वाली नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर इसमें जो है मेन आदमी है। इफ दे चूज टू मे नॉट होल्ड द मीटिंग ऑफ द सीसीपी। मतलब समझा गया इसका मतलब समझा गया, मतलब समझा इसका। प्राइम मिनिस्टर अगर मनमोहन सिंह जैसा चोर आदमी है, भाई चोर है ना वो, उसको केस चल रहा है, कोयला घोटाला, ये घोटाला, और उसके टाइम में नहीं किया, मुंबई अटैक हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया, उसका एक्शन रिएक्शन नहीं दिया। उसने क्या किया पता है? नहीं, अमेरिका को जाके रो रहा था ओबामा के सामने, तो ओबामा था ना, मार दिया" ऐसे रो रहा था। अरे ये क्या है यार। तो ऐसा अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो वो क्या बोल रहा है, ऐसा अगर प्रधानमंत्री है तो वो चाहे तो नहीं कि सीसीपीए की ना मीटिंग ही ना होने दे। आज जब मीटिंग नहीं होगी, डिसीजन नहीं लोगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा काम, काम कैसे होगा, समझ गए। वो क्या बोल रहा है कि वो चाहे तो नहीं क्या है ना, मीटिंग ना होने दे। ऐसा था वो, तो उसको कंट्रोल, वो रोबोट है, तो रोबोट को क्या क्या है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाली सोनिया गांधी थी, ठीक है ना। टू एड्रेस दिस इश्यूज, फाइनली द वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है ना, जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 1998 में एस्टेब्लिश द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने देखो गठन कर दिया। बताओ, 1947 से अभी तक मतलब गठन नहीं कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए वॉर हुए। अब वॉर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वॉर होने से पहले ही नहीं क्या अमेरिका उसको टाल देते, उनको खत्म कर देते। पता चल रहा है पूरी तैयारी कर ली उन्होंने वॉर की, और आने वाले सरहद में जाके डायरेक्ट खत्म करके आओ सबको। वॉर ही नहीं हो पाएगा ना, आदमी मार दो उनके, और कैसे होगा। तो देखो, जब से ये गठन हुआ ना, उसके बाद में देखो, उसके जस्ट 1999 में हुई, लेकिन एकदम से एक साल में तो ही ना वो काम करने लग जाएगी। नहीं, उसके बाद देखो वॉर नहीं हुआ ना, कैसे रोका इसने देखो ना, ऐसा है, ठीक है ना। देखो ना, अगर पहले हो जाता तो ना चाइना हम पे अटैक कर पाता, ना पाकिस्तान कर पाता, ठीक है ना। और है ना, सिक्योरिटी काउंसिल है तो यानी कि वो ये सब भी देखेगी कि कौन उसका साथ दे रहा है। पाकिस्तान का जो पूरा साथ दिया अमेरिका ने दिया, तो अपन अमेरिका को जाकर समझाते थे, भाई तू उसका क्यों साथ दे रहा है, वो खुद ही पागल कंट्री है, पागल है वो, है, और तू उसके पीछे यानी कि और पागल बन रहा है। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द पीएम एज ए चेयरमैन, ठीक है ना, मैंने अभी बोला था ना, हेड है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्टर होंगे किसके, एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो मिनिस्टर उसमें हो गए सदस्य। डिफेंस वाला सदस्य होगा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, डेप्यूटी चेयरमैन,
ऑफ नीति आयोग एज इट्स मेंबर। जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा किसका, नीति आयोग। नीति आयोग का मेन चेयरमैन कौन है वो पता करके आना, ठीक है। नीति आयोग का मेन चेयरमैन कौन है वो पता करके आना। और इसका जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो भी यहाँ पर इसका सदस्य होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये क्वेश्चन प्री का बन रहा है, समझ रहे हो क्या। प्री में आएगा, देखो ये देखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर है, तो ऑप्शन में ये रहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा चेयरमैन, मिनिस्टर, होम, फिर अगला ऑप्शन रहेगा फाइनेंस, डेप्यूटी चेयरमैन, फिर मतलब ऐसे मिक्स रहेगा, मिक्स दो तीन, और उसमें से फिर वो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है ना काम की बहुत चीज है। अदर मेंबर्स में बी इनवाइटेड एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी और की जरूरत पड़ेगी किसी मेंबर की, है ना, क्रूशियल इंफॉर्मेशन रॉ के, रॉ का पता चल रही है जो जिसने ग्राउंड में वर्क किया होगा, ग्राउंड में मतलब वहां जाके एजेंट बन के काम किया होगा। कौन है उसका अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा देश में अभी जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, कौन है। हाँ, तो उसने क्या वहां जाके काम किया है। तो देखो क्या बोल रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों को भी उसमें ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। ऐसे देख रहे मुझे लगा अमृता मैम आ गई। Apart from this, it also includes several experts like scientific advisor to the defense। सही है ना, साइंटिफिक लोग भी लगेंगे ना सर, हैं। जैसे अगर सैटेलाइट से अगर इमेज लेनी है तो सर हमें ना ऐसे एंगल से लेना चाहिए। और एक फिल्म आई थी कौन सी, स्पेशल ऑप्सी, हाँ स्पेशल ऑप्सी एक शायद फिल्म है, वो ये वेब सीरीज है, उसमें क्या बोलता है, उड़ने वाली चिड़िया नहीं क्या, उड़ने वाली रोबोट वाली चिड़िया नहीं क्या, उसको लेके जाते हैं रिमोट कंट्रोल से, तो वहाँ पे जहाँ उनके ठिकाने थे, इसके टेररिस्ट के पाकिस्तान में, तो वहाँ वो जाता है और पूरा सर्च करता है। तो एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ना, साइंटिफिक इसकी जरूरत पड़ेगी। तो किसको एडवाइस देगा वो, डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है। नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स, नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स मीन्स चुने हुए, जिनको मतलब भाई ये इस फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, इसको लो, है ना। इसका पुलिस विभाग में नहीं क्या, हिंसा रोकने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, इसको लो। इसने टेररिस्ट काउंटर किया है, बहुत सारे ऑपरेशन चला है, इसको लो। मतलब जो सक्सेसफुल रहता है ऐसे नॉमिनेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिस्ट, ये स्ट्रेटेजी बनाता है, भाई हम नहीं क्या यहाँ पे ठिकाना है, तो हमको नहीं क्या उड़ के जाना चाहिए और फट से वहाँ पे बम डाल देना चाहिए। या फिर दूसरा स्ट्रेटेजी बताएगा कि नहीं नहीं हमको नहीं क्या एक सेना इधर से जानी चाहिए, एक टुकड़ी इधर जाना चाहिए, और दोनों तरफ से उनको खत्म करना चाहिए, तो भागने का मौका ना मिले। तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं, तो उसमें एक्सपर्ट लोग रहते हैं बहुत, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट लोग कौन रहेंगे, जो जाने जिन्होंने ग्राउंड पे खुद ये काम किया हो, क्योंकि उनको पता रहता है ना कि वहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कि नहीं सिचुएशन। सेवरल रिटायर्ड फॉरेन सर्विस सर्विस ऑफिसर, इसका बेस्ट एग्जांपल सर, जिसको किडनैप कर लिया पाकिस्तान में, महाराष्ट्र का है। सेवरल रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ऑफिसर, सर क्या मैं 50 साल पहले की बात ना करूंगा, अभी है पाकिस्तान के कब्जे में। और मराठी मानुस, सर्च करके आना सर, ये देखना पड़ेगा। मैं तो बोल दिया ना सर आपको, मैं अभी क्या बोला सर, वो मत लिख क्या मैंने क्या बोला अभी, लिखो ना डायरेक्ट, पाकिस्तान के कब्जे में है वो, महाराष्ट्र का है, और वो ये अपनी फॉरेन सर्विस में था, फॉरेन सर्विस ऑफिसर था। उसके माँ बाप भी मिलने गए थे, पता है, मैं महाराष्ट्र से रोते रोते, मिलने नहीं दिया शायद, पता नहीं क्या हुआ, मिलने नहीं दिया कि क्या, पाकिस्तान गए थे। एम्बेसी, और किसके थ्रू गए थे, एम्बेसी के थ्रू गए, और किसके थ्रू जाएंगे, है कि नहीं। मराठी मानुस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर है, सर्विस चीफ्स, सर्विस दिया उसमें जो चीफ पोजीशन पर, तो वो लेते हैं नॉमिनेट के लिए। इन एडिशन टू दिस देयर इज अ स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप, एक स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप रहता है, मतलब कि इनमें भी जो है जो मेन लोग हैं ना उनका एक ग्रुप रहता है, वो डिसीजन देते हैं, तब फिर बाकी लोग काम करते हैं वैसा, ठीक है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 सर्विस चीफ, ठीक है ना। तो 3 जो सर्विस वाले जो सर्विस कर रहे हैं फिलहाल, वो उसमें मेन 3 लोग रहेंगे। सेक्रेटरीज ऑफ द प्रिंसिपल डिपार्टमेंट, जो मेन डिपार्टमेंट में उनके सेक्रेटरीज रहेंगे, रिप्रेजेंट द, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। एंड द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रॉ, मतलब आईबी और रॉ के ये चीफ रहेंगे, मतलब इनका ग्रुप है स्पेशल ग्रुप। तो ये प्री का क्वेश्चन बन गया ना। जो वो क्या पूछेगा कि स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप में कौन से लोग हैं,
ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो देखो उनके नंबर दे रहा है, सर्विस चीफ कितने होने चाहिए 3, और बाकी के नंबर नहीं दिया, लेकिन इसके देखो सर्विस चीफ के देखो 3 दिया है। हाँ, ये देखो 3 सर्विस जो कौन से है, ये वाले ग्रुप है ऐसे, ठीक है। एनएससी, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ एनएससी और आईबी और रॉक है, ये 3 सर्विस इनके होने चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीएमओ। लाल बहादुर शास्त्री हैड सेटअप द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, ये देखो ये याद रखने लायक चीज है, किसने सेटअप किया, पीएमओ को सेटअप लाल बहादुर शास्त्री ने किया, नेहरू ने नहीं। विच लेटर बिकेम द पीएमओ इन 1964, पहले नाम क्या था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, फिर क्या नाम हुआ, पीएमओ 1964, व्हेन ही बिकम पीएम, ठीक है ना, जब उसने पीएमओ कर दिया। he was not very acquainted with foreign affairs, सही बात है, बेचारा फॉरेन के जो मतलब जो संबंध है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसमें उतना एक्सपर्ट नहीं था, तो मरवा दिया उसको फॉरेन में फॉरेन गया मरवा दिया, बताओ यार, समझ रहे हो, उसकी बेइज्जती करने के लिए लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं है, एक तो देखो उसमें लिखा है कि वो एक्सपर्ट नहीं था, और वो उसकी मौत भी कहाँ हुई, वहीं पे हुई, नहीं मालूम मौत कहाँ पे, तो वेब सीरीज बनी अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज बनी है, ताशकंद फाइल्स, क्या नाम है, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद में मौत हुई थी, सब बोलते हैं वो ऐसे ही मर गया, लेकिन मर्डर है, कंफर्म मर्डर, मर्डर रहता है, ऐसे ऐसे मर गया, अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, ऊपर से प्रधानमंत्री के लिए कई फौज जाती है, पूरी फौज, कहीं फॉरेन जाता है ना, कुत्ता पुत्ता सब लोग जाते हैं, सब कुत्ते को भी नहीं छोड़ते, सूंघने वाला कुत्ता भी रहता है ना, बॉम्ब में तो पहले ही बता देगा, भाव भौंकने लग जाएगा, विमान से तो कई लोग मरते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मर गया था, प्राइम मिनिस्टर कहाँ था, बड़ा आदमी नहीं, वो महान आदमी था, ऐसा बोलो ना, नहीं वो बोलते हैं कि वो जिंदा थे और यहीं पे नहीं, क्या बहरूपिया के रूप में रह रहे थे, नहीं इंडिया में, उसके वेब सीरीज, उसके ऊपर वेब सीरीज बनी है, वेब सीरीज बनी है उसके ऊपर, he also appointed a full-time external affairs minister for the first time, क्या लिखा है, he also appointed a full time, मतलब भाई पूरी तरीके से तू एक यही काम करेगा एक्सटर्नल अफेयर का, ठीक है ना, मतलब भाई पहली बार एक किसी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के रूप में रखा, और भाई तू पूरा काम यही करेगा, भारत से बाहर के संबंध के बारे में, ठीक है ना। द पीएमओ कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, क्या कर, इसमें क्या क्या रहता है, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मतलब ये सब सर्च करके आना, जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी क्या होता है, ऑफिसर्स क्या होता है, ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी, ठीक है ना, तो क्या रखा जाता है, स्पेशल ड्यूटी पर रखा जाता है, जॉइंट सेक्रेटरीज और डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी मतलब क्या होता है, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर कुछ पता है, तो डेप्यूटी कलेक्टर मतलब क्या हुआ, नहीं 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 नहीं, मतलब वो कलेक्टर के नीचे पोजीशन हो गई, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही पता करके आना, जैसे मैं बता देता हूँ, चलो छोटा बड़ा, देखो देखो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी ने लिखा है, एडिशनल सेक्रेटरी जो है ना सबसे बड़ा रहता है, उससे छोटा रहता है जॉइंट सेक्रेटरी, उससे छोटा रहता है डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है ना। जॉइंट सेक्रेटरी का क्या काम होता है, इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो एक्सरसाइजेस ऑल एडमिनिस्ट्रेशन पावर एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कि उसके पास में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रहती है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है मिनिस्ट्री की और डिपार्टमेंट की, ठीक है ना, ये ऐसी इतनी पावर रहती है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी का होता है, अब एडिशनल सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी का पावर लेके आना, चलो उसकी पावर क्या है, देख लो मैडम, एडिशनल सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी की पावर क्या क्या रहेगी, ठीक है, मैंने जॉइंट सेक्रेटरी का बता दिया आपको, और मैंने उनका ये बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, बताया ना मैंने, और अदर ऑफिशियल्स,
each dealing with different aspects of prime ministerial functioning. तो ये किससे डील करते हैं, इसकी डीलिंग क्या रहती है भाई, प्राइम मिनिस्ट्रियल फंक्शनिंग, कैसे मतलब कि ये जो है ना पूरे डिपार्टमेंट का देखते हैं, ठीक है ना, कैसे फंक्शन करेगा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पीएमओ कैसे काम करेगा, उसका पूरा फंक्शन का इनके ऊपर बार है, सही है, इनके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और अगर तुमको कुछ मिलता है तो देख लेना, ठीक। द पीएमओ एट प्रेजेंट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि इसमें पावरफुल लोग बैठे हैं, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें पावरफुल है ना, ये बहुत पावरफुल लोग ये डिसीजन लेते हैं, ये जो डिसीजन लेंगे ना वही सामने डिसीजन जाएगा। ऐसी बारिश कल भी आई थी, इतनी फास्ट, याद है किसी को, कल आई थी, इतनी फास्ट आई थी, 2-3 बजे आई थी, और इतने बहुत फास्ट आई थी एकदम 2-3 बजे, which has a major say in almost all the aspects of the government functioning including foreign affairs। देखो इसमें क्या है, वो डिसीजन कौन से ले रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स के भी, मतलब फॉरेन अफेयर में रिलेशन कैसे होने चाहिए, फॉर किस कंट्रीज कैसे होने चाहिए, ठीक है, वो पूरे रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है कैसे इसमें काम करती है। इट इज मोर लाइक अ पर्सनल कैबिनेट सेक्रेटरी टू द पीएम, तो इसलिए इसको पता है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है किचन कैबिनेट। क्या मतलब किचन कैबिनेट कैसा होता है, किचन में जो सामान बनता है वो कैसा बनता है, पर्सनल रहता है ना अपना, है ना, तो इसलिए उसको नहीं, मतलब किचन कैबिनेट मतलब खुद का, पर्सनल, खुद का, आपका घर का जो किचन है उसका पड़ोसी भी खाता है क्या उसमें, नहीं खाता ना तो पर्सनल कैबिनेट क्यों बोल रहा है, इसलिए किचन कैबिनेट, किचन मतलब अपना खुद का किचन रहता है ना, हम डिसाइड करते हैं क्या खाएंगे, ठीक है, तो इसलिए पर्सनल बोला गया। तो आप सर्च करोगे ना इसको तो आपको किचन कैबिनेट भी मिलेगा, सर्च करना आप किचन कैबिनेट ऑफ पीएम, करना करना आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहीं से सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तो ये क्या हो गया, पर्सनल कैबिनेट हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द प्राइम मिनिस्टर। क्यों ये बहुत पर्सनल हो गया, क्योंकि इसके जो क्लोजनेस किसके साथ में है, इसका उत्तरदायी किसके लिए है, वो उत्तरदायी प्राइम मिनिस्टर के लिए उत्तरदायी, ठीक है ना। इट लार्जली फंक्शन एज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सी है, सबसे मेन टॉप की जो है ना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हो जाती है, तो उसके लिए फंक्शन करती है, और भी फंक्शन करने वाले और भी एजेंसीज है, लेकिन ये क्या है, ये चीफ मतलब सबसे ऊपर की टॉप लेवल। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब है संसद, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सर पार्लियामेंट ही जो है सर, इट कंसिस्ट ऑफ दिस, ठीक है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, और तुम इंग्लिश बताओ, मैं हिंदी में हो गया ना, तुम इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बोलो। Since the executive is drawn from the executive, तो पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव जो है क्या करता है, चीजें को इम्प्लीमेंट करता है, जो वहां से कानून बन गया है वही तभी तो इम्प्लीमेंट करेगा। इट इज द एग्जीक्यूटिव इन द मोस्ट केसेस विच कॉल्स द शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स फोर मोर शॉर्ट्स, एक चीज आई थी नहीं, फोर मोर शॉर्ट्स, शॉर्ट, अरे वो सर शॉर्ट लेते हैं छोटे छोटे, वो बाहर में से शॉर्ट लेते हैं, ऐसे देखा है क्या शॉर्ट लेते ऐसे ऐसे कर और पता नहीं सर वो कुछ ऐसे नहीं क्या, वो अदरक के कुछ चूसते भी है तो वो शॉर्ट नहीं, अच्छा एक दूसरा शॉर्ट कौन सा होगा, शॉर्ट, यू टेक द शॉर्ट है, तो शॉर्ट का मतलब क्या है, जो कॉल मतलब एक्शन, यहाँ पे बोलना चाहिए जो डिसीजन लेता है, एक्शन लेता है, ठीक है ना, कानून कुछ भी बना हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के अलग ये रहता है, which calls the short instead of the parliament, ठीक है ना, पार्लियामेंट ये शॉर्ट्स कौन लेगा, एग्जीक्यूटिव, ये नहीं लेगा, पार्लियामेंट सिर्फ कानून बनाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ठीक है ना, वो कैसे किस तरीके से करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव काम है, जो काम करेगा असल में फील्ड में।
However, the parliament is not totally powerless. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी ही है, ठीक है ना। बिफोर अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, ठीक है, मेजोरिटी गवर्नमेंट अगर है तो पावरलेस कैसे हुई, ठीक है ना। बिकॉज इफ अपोजिशन क्रिएट्स अ लार्जर पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देखो अगर क्या है, मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष पार्टी, अगर वो जन आंदोलन खड़ा कर देती है, जैसे किसान आंदोलन, तो सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है ना। इवन द मेजोरिटी गवर्नमेंट हैज टू कम टू द प्रेशर्स ऑफ अ स्मॉलर अपोजिशन। क्या मतलब हुआ इसका? कम का मतलब होता है झुकना, मतलब कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो झुक जाएगी प्रेशर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर अपोजिशन मतलब छोटा विपक्ष, है ना भी छोटा विपक्ष। लेकिन अभी देखो किसान आंदोलन में क्या निकला, पता चला पूरा फर्जी आंदोलन था, सरकार गिरा, करंट सरकार को गिराने के लिए था। जबकि वो 3 कानून जो थे ना, वो सबसे मॉडर्न और सबसे बेस्ट कानून थे एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए। बेचारा एग्रीकल्चर वाला जो है ना मर रहा है, उसको परमिशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना किसान आंदोलन अच्छे से, उसको परमिशन नहीं है कि नहीं कि स्टेट के बाहर बेच सके। जबकि अगर देखो स्टेट में अगर समझ लो उसको एक बोरी कितना है सर रेट आपको पता है, किसी का ही बता दो। 4,000 है। अब ये बताइए कोई उसको 6,000 रुपये 2,000 रुपये का फायदा हो रहा है एमपी में, समझ लो उत्तर प्रदेश में, फायदा है ना सर। क्या? वही तो आया ना, भी निकल के आया ना पूरा आंदोलन का कि सरकार गिराने के इसमें थे, उसमें उसका किसान से कोई लेना देना नहीं था, सबको पैसे दे के लाया था वहां पे दिल्ली में, लाल किले में चढ़ गए। क्या? और पता है गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम भी किया, आप मालूम नहीं होगा शायद आपको, प्रोग्राम किया, ये डीडी नहीं, क्या डीडी चैनल आते हैं डीडी, हाँ तो उसमें और ऐसे हाँ उसमें प्रोग्राम किया, उसमें जो जिनको फायदा हुआ, वो जो जो फार्मर है जो बाहर बेचते हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी के साथ क्या किया, जो पूरे गांव ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पूरे गांव के गांव ने, उसमें सरपंच जो है वो मेन खिलाड़ी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक रिलायंस के साथ में समझ लो। और है ना वो बोला कि नहीं क्या है ना, पूरे जो लैंड है जितना आलू उग रहा है, समझ लो आलू उगा रहे, प्याज उगा रहे, तो पूरा हम तुमको देंगे, तो अभी रिलायंस फ्रेश में वही बिकता है, तो उनने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उनको नहीं क्या, उसमें सब कुछ है, नुकसान हुआ तो भी पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ है उसमें पूरा से। हाँ और कोल्ड, और उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना के दिया उनको, इन्हीं कंपनी ने कोल्ड स्टोरेज ही बना के दिया। कोल्ड स्टोरेज समझता है ना? पता है क्या? अरे जहाँ पे मतलब सड़े ना सामान, सब्जी जो है हफ्ते भर महीना भर रह जाए, तो कोल्ड स्टोरेज, तो ये सब भी फैसिलिटी तो। हाँ बड़े फ्रिज, जैसे घर जैसे फ्रिज, उसमें मतलब कुछ एसी वेसी का सिस्टम होगा ना। हाँ हाँ तो ये सब है, तो मैं क्या बता रहा था, नहीं, हाँ तो वो सब फेक था पूरा, बेचारे बहुत नुकसान हुआ किसानों को। जो मैं किसानों की जो दिखाया ना वहाँ पे, वो नहीं क्या, थोड़े तो पढ़े लिखे किसान थे, तो वीडियो भी दिखाया, पीएम यहाँ बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं, आपको फायदा हुआ क्या, तो उसने बताया हमको बहुत फायदा हुआ, इससे हमने ये प्रोसेस किया ना, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जो गरीब किसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी लूट सकते हैं, तो हो भी सकता है। लेकिन क्या है फिर वो गाँव, गवर्नमेंट ने कैसे करना था, गाँव के गाँव को नहीं, क्या एक एजेंसी बिठानी थी, हर गांव में अपने गवर्नमेंट का आदमी भेजना था, उसमें पूरा ये सब करना था कि कोई लूट ना सके, ऐसा करना करवाना था। लेकिन कैसा, हाँ ये सब कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि तुम ही करो, अरे भाई वो अगर पर्सन करने जाएगा उसको लूट लेंगे, कई कंपनी है लूट लेंगी उनको। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो, कोई मैं अकेला पर्सन हूँ, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मुझे लूट सकते हैं, लेकिन पूरा गांव का गांव रहेगा ना, तो एक केस, अब फिर वही हो गया ना, फिर मैं अकेला केस करने जाऊंगा, मेरा केस 50 साल तक चलेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब क्या है। बात ये है ना, तो गवर्नमेंट ने सही से उसको किया नहीं चीज को। कुछ भी आप लॉ को डालो ना, तो पहले उसकी ढांचा बना लो, बेस बना लो, कि अगर यहाँ गलती हुई मिस्टेक, तो अपन यहाँ जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन इंडिया। सही है, ये ट्रू है। यहाँ पे सरकार को झुका सकते हैं, तो शाहबानो कैसे झुकाया था ऐसे, वो जैसे कुछ बोर्ड है, पर्सनल बोर्ड होता है ना, पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसने झुका दिया था, बहुत बड़ा नहीं है। और वो पूरे जो जितने मुस्लिम्स है
कि कंट्री में उनको कंट्रोल भी नहीं करता, कोई जानता भी नहीं उनको, बहुत सारे तो। पर लेकिन वो क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं और टॉप के, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, तो वो बोलते हैं कि हम इनके ये है, क्या क्या है बोलते हैं, हम इनके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है। लेकिन उनको ना कोई जानता है ना कोई मानता है, नहीं कोई नहीं। तो उन्होंने झुका दिया उनको, छोटे से ग्रुप ने सरकारों को झुका दिया, बोले कि तो तुम्हारी इतनी बदनामी करेंगे तुमको कोई वोट नहीं देगा। देखो ऐसा है। तो बेचारी वो शाहबानो से भी एक केस नहीं हुआ, फिर उसकी जैसी कई जितनी महिला होंगी वो सब बेघर हो गए ना, भीख मांग रहे होंगे रास्ते में, भीख। मैडम वो भीख मांग रही होगी उस टाइम में, मर गई होगी ना अभी तक तो। 19 कब का था केस? 1991 का है, बताओ। भीख मांग मांग के मर गई होगी, बताओ उसके से कितने लोग मरे होंगे। रास्ते में भीख मांगते दिखते हैं लोग, फिर वही होंगे और कौन होगा, बताओ। ऐसा होता है, देखो, है कि नहीं। Here we have elections almost every year in one or other state. इलेक्शन क्या होता है हमारे देश में, हर साल होता है, हर स्टेट में होता है, ठीक है ना, होता है ना, हर साल ही रहता है, और कोई कोई महीने में भी रहता है, ठीक है ना। एंड आप देख लेना ना, आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाती है। हाँ, उसमें डालना कि अभी कौन से मतलब इनमें क्या बोलते हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं इन 2022, ऐसे डालना 22 में कौन से इलेक्शन वाले हैं, 2023 में कौन से होने वाले, पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, आता है उसमें। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटिनिटी, मतलब कि स्क्रूटिनिटी मतलब कि जांच में रहती है, मतलब लोग उसको देखते रहते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है कि नहीं। अपोजिशन देखता रहता है, सब लोग देखते रहते हैं कि नहीं, तो मतलब एक उसमें रहती है, क्या बोलते हैं उसके, निगरानी में, स्क्रूटी में निगरानी में रहती है, ठीक है। This also acquires importance in the scenario of a coalition government, as we seen in the case of UPA 1. कोलिशन गवर्नमेंट मतलब मिलीजुली सरकार। वो कौन सी महाराष्ट्र आघाड़ी, क्या है नाम है पूरा, ये महाराष्ट्र आघाड़ी जो फेल हो गई, क्या नहीं पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या है। नहीं सर, हिंदी में बता दो, मराठी में। महाआघाड़ी, महाआघाड़ी ना सर। सर वो तो शरद पवार की पार्टी का नाम हो गया, शरद पवार की पार्टी का नाम हो गया सर। ये जब कांग्रेस शिवसेना और ये सब मिले तो उसका एक नाम बना ना सर। अरे मैं ये नाम जानना चाह रहा हूँ सर, मिलके एक नाम बनाया इन्होंने, महाआघाड़ी सरकार है। क्या हो गई, नहीं अभी क्या बोला, घसर गई, घसर नहीं, खत्म हो गई। नहीं वो उतना कोई नहीं, कौन बोला, ना ना ना, अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे सरकार बन गई ना सर इनकी, क्यों गिरेगी। अच्छा गिर सकती है, आप ऐसा बोल रहे हो, गिर सकती है। when the nuclear deal against the US was challenged by the left, देखो जो न्यूक्लियर डील नहीं किया यूएस के साथ में करने जा रहा था इंडिया, कि भाई अपन ने क्या मतलब है ना, न्यूक्लियर से रिलेटेड सामान एक दूसरे से व्यापार करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे एक दूसरे को। तो ये क्या बोल रहा है, यूपीए 1 में क्या हो गई थी, बहुत सारी पार्टीज ज्वाइन हो गई थी उसमें, उससे सरकार बनी थी, तो वो उसके अगेंस्ट थे, ये डील मत करो यूएस से, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसके द्वारा लेफ्ट लेफ्ट पार्टीज कौन सी है वो आप सर्च, पता है क्या, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट विंग, आप सर्च करके आना, विच आर द लेफ्ट पार्टीज ऑफ द इंडिया, सर्च करके आना, लिस्ट में आना, कल लिस्ट पूरी लिस्ट है उसकी। तो हु वर द सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो देखो यूएस को चैलेंज किया था, लेकिन लेफ्ट ने एक मिनट, डील अगेंस्ट दिस वाज चैलेंज्ड बाय द लेफ्ट। तो ये देखो लेफ्ट ने जो है ना गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है। द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर मनमोहन सिंह, आ गया रोबोट, 2000 2005 में था,
यार ये बहुत कॉमेडी इंसान है। इसकी जो बेटी है ना, इसकी बेटी जो है वो बोलती है नहीं, बोले मेरे मेरे पिताजी ने बोले देश के लिए है ना बहुत महान काम किए, बोले तो मैं बुक लिखूंगी, बोले उसने बुक लिखी उसके ऊपर, पूरी बुक लिखी है उसके ऊपर। लेकिन दुनिया को दिख रहा ना भी क्या काम किया मनमोहन सिंह ने। सब लोग वो उसको बोल रहे थे तूने ये नहीं लिखा तेरे डायरी में, वो बुक में, कि वो रोबोट था, उसको कंट्रोल कर रही थी कोई तो इटली से was forced to reconsider it, and it was this issue that the left withdrew its support from the government। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह थे उसको रिकंसिडर करने के लिए फोर्स किया, आप इस पे विचार करो, ठीक है ना, इस पे पुनः विचार करो। और क्या हुआ फिर, उन्होंने वहां से सपोर्ट लेफ्ट ने छोड़ दिया, लेफ्ट ने उन अपना समर्थन खींच लिया गवर्नमेंट से, क्योंकि वो इस डील के खिलाफ थी। Another instance in which the parliament was able to reverse the policy, देखो जो पॉलिसी थी वो न्यूक्लियर डील थी, तो वो पॉलिसी कौन सी है, एक्सटर्नल अफेयर्स की, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारे लिए सर। और उसको देखो ये लेफ्ट पार्टी देखो क्या कर रही है, देश को गिराने की सोच रही है, ठीक है ना, नहीं तो हमारा हाल कैसे होगा फिर, इराक में उसी ने जैसा खत्म कर देगा अमेरिका। Another instance in which a parliament was able to reverse the policy of the government, जब क्या हो गया, पॉलिसी हमारी रिवर्स हो गई, पलट गई, नहीं कर पाए। ये केस क्या है, इज डेट ऑफ द 1991 ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर व्हेन चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर। चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर था हमारे इंडिया का, तो 1991 में पहला गल्फ वॉर चल रहा था, कौन है, वही इसराइली है, ठीक है ना। एज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया का चंद्रशेखर है ना, आप सर्च करो ना, कम समय था, सर्च करना, ठीक है। He had given permission to the US Air Force planes to refuel the in Mumbai airport। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें अमेरिका नहीं, क्या हर युद्ध में रहता है, पहले जो वर्ल्ड वॉर में था उसमें नहीं था, बोलते मैं नहीं जाता, सेकंड वॉर में कूद गया है, और फिर नहीं क्या, अब दुनिया में जहां कहीं भी कुछ हो रहा है ना, वहां पे यूएस का है ही कुछ ना कुछ हाथ या पैर, ठीक है। तो उसने क्या, इसने क्या बोला चंद्रशेखर ने कि हाँ भाई तुम मुंबई से नहीं क्या है ना, प्लेन में नहीं क्या पेट्रोल फिर से भर लेना, तो भी उसका जो पेट्रोल है प्रीमियम पेट्रोल, वो पेट्रोल अपनी गाड़ी वाला पेट्रोल नहीं रहता, अलग रहता है उसका, ठीक है। हाँ, तो वो भर लेना आप और फिर से युद्ध में चले जाना। तो यहाँ पे नहीं क्या, जो पार्लियामेंट में नहीं क्या विरोध होने लग गया। However, when this fact become public, जब ये पब्लिक के लिए नहीं पता था तो पब्लिक में आया कि हमने क्या किसी जंग में, कोई जो जंग हो रही है उसमें हम हेल्प कर रहे हैं पेट्रोल देने में, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर अगेंस्ट इट, जो बाकी पार्लियामेंट के मेंबर थे वो अगेंस्ट हो गए, भाई तुम युद्ध कहीं हो रहा है तो तुम उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं आग में घी डालना, ये क्या काम कर रहे हो भाई, तुम पेट्रोल दे रहे हो उसको जंग लड़ने के लिए, हम चाहते हैं कि शांति रहे और तुम है ना युद्ध करवा रहे हो। तो देन आफ्टर डिस्कशन in parliament the policy of the permitting refueling of USAF planes are changed, ठीक है ना, चेंज हो गया, यूएस एयरफोर्स का जो प्लेन्स को पेट्रोल देने का प्लान चेंज कर दिया, खत्म।